तो जैसा कहते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। ये जो गलती थी, ये तो 5 हफ्ते के अंदर में की गई थी, लेकिन इसकी जो सजा है, वो सजा सदियां भुगत रही हैं। और इस समय भारत में 2 करोड़ लोग नागरिकता विहीन हैं, क्योंकि जिस समय ये कार्य हो रहा था, उस समय इसके असर के बारे में नहीं सोचा गया। विभिन्न पक्षों ने नहीं सोचा, कोई एक अपराधी इसका नहीं है। तो मैं जिस गलती की बात कर रहा हूँ, ऐतिहासिक गलती की बात कर रहा हूँ, ये 1947 में हुई और जुलाई और अगस्त का महीना था। आप समझ सकते हैं कि विभाजन भारत का होना है और 2 महीने के अंदर में एक वो घड़ी आने वाली है जिस समय कि विभाजन होना है। और उससे पहले ये तय होना है कि भारत और पाकिस्तान किस तरह से बंटेगा, क्योंकि उससे पहले मन और दिल तो बंट चुके थे, साथ नहीं रहना था, ये तमाम पक्षों ने तय कर लिया था। इसके बाद सिर्फ एक औपचारिकता बची थी कि लाइन खींचनी है नक्शों पर और उसके बाद एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ भारत, ये होना है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। हजारों किलोमीटर के नक्शे पर आपको लाइनें खींचनी थी, लोगों को इधर-उधर बाँट देना था। तो इस काम का जिम्मा लॉर्ड माउंटबेटन ने सौंपा सिरिल रेडक्लिफ को। सिरिल रेडक्लिफ जो हैं वो लॉयर थे और उनको इन पेचीदगियों का कोई एहसास नहीं था। भारत की उनकी कोई यात्रा नहीं है, भारत के बारे में उनकी कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए माना गया कि निष्पक्ष रह के अपना काम करेंगे। तो वो आए भारत और बहुत बेमन से उन्होंने दोनों एक तरफ दरअसल 2 तरह के विभाजन होने थे। आप अगर नक्शे को देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से ये 2 विभाजन दरअसल होना था। एक विभाजन तो होना था आपको पश्चिम में, जहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेते हुए आपको पंजाब और राजस्थान और गुजरात तक एक विभाजन होना था यहाँ पर, और यहाँ पर एक पाकिस्तान बनना था। और पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा आपको यहाँ बनना था पूरब में, जहाँ पर एक लाइन खींचनी थी जिसमें बंगाल आपका बंटना था, असम बंटना था और मेघालय त्रिपुरा होते हुए यहाँ पर एक बंटवारा होना था। तो ये दो लाइनें खींचनी थी। इस लाइन को खींचने के लिए उनको दिया गया सिर्फ 5 हफ्ता। 5 हफ्ते में उन्होंने ये काम करके दिखा दिया। मतलब आप कहें बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन जिस तरह से किया इसका और कितना ये हैफाजर्ड था, कितना अराजक तरीके से हुआ, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उन्होंने खुद इसका कोई प्रमाण नहीं छोड़ा। उस विभाजन की लाइनें कैसी खींची गई, क्या डिस्कशन हुआ, इसका कोई दस्तावेज इतिहास की किसी लाइब्रेरी में नहीं है, क्योंकि सिरिल रेडक्लिफ साहब खुद अपने हाथों से और अपने कर्मचारियों के हाथों से इसको जला कर चले गए। तो ये कोई दस्तावेज नहीं है और वो वापस अपना चले गए जहां उनको जाना था, मतलब ब्रिटेन जाकर वहां पर रहने लगे। लाइनें तो खींच दी गई इसके, लेकिन इतना आसान होता नहीं है किसी व्यक्ति के लिए कि उधर पाकिस्तान बन रहा है, उधर इंडिया बन रहा है, पूरा पूरा उधर चले जाए। तो आबादी का कभी भी पूरे तौर पर वो जो बंटवारा होना था वो कभी नहीं हुआ भारत में, हालांकि धर्म के आधार पर ये देश बंटा। तो काफी लोग, दोनों तरह के लोग, हिंदू इधर भी, हिंदू कुछ उधर रह गए और मुस्लिम इधर रह गए, ये हुआ। और ये खास करके पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए उनके साथ ज्यादा बड़ी समस्या थी, क्योंकि पाकिस्तान फिर इस्लामिक राष्ट्र बन गया, धर्म आधारित राष्ट्र बन गया। तो जाहिर है कि वहां पर हिंदुओं की जो हालत होनी थी खराब ही होनी थी। तो पश्चिम में फिर भी जो पश्चिम वाला इलाका है, ये जो पश्चिम वाला इलाका है, यहाँ फिर भी एक स्थिति बेटर थी, क्योंकि एक तो आबादी का काफी हद तक उनका इस तरफ से उस तरफ आना जाना हुआ। हालांकि इस चक्कर में 10 लाख लोग मरे, वो एक दूसरी कहानी है, लेकिन वो हो गया। एक गुरदासपुर वगैरह को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज थी, तो वो सब भी धीरे धीरे सेटल हो गया, कुछ लेन देन करके कुछ इलाके इधर कर लो, कुछ इधर कर लो। और चूंकि रेडक्लिफ साहब के पास टाइम था नहीं, उनको फटाफट करना था, तो ज्यादा नेगोशिएशन नहीं हुआ, हो गया, कर दिया। पूरब में थोड़ी समस्या ज्यादा हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि पूरब में कई हिंदू बहुल जिले, ये जो नीचे अगर आप देखेंगे तो खुलना जिला, बरिशाल, जैसोर, ये जो इलाका है, इस इलाके में हिंदू 50% के आसपास थे। लेकिन बंटवारे की तमाम तरह की शर्तें थी। इस इलाके में जो पश्चिम बंगाल जो भी बना है, वहां के पॉलिटिशियन चाहते नहीं थे, उनको नहीं लगा कि जो स्पेशली ये अपेक्षाकृत हिंदू धर्म व्यवस्था में नीचे की जातियां थी, उनके लोग ज्यादा थे, तो ये हमको नहीं चाहिए। ये सब बहुत कुछ हुआ है उस आपको इतिहास में आप जानते हैं कि बहुत कुछ होता है जो पता भी नहीं चलता है, बाद में दर्ज भी नहीं होता है। तो हुआ और इसके बाद हिंदू इलाके काफी यहाँ रह गए। तो बहुत बड़ी हिंदू आबादी जो है वो बांग्लादेश के दक्षिण वाले इलाके में रह गई। इसको उस समय भारत ने भी, उस समय का जो भारत बन रहा था, उन्होंने भी दावा नहीं किया कि ये हिंदू बहुल इलाके और ये हमें चाहिए। तो ये फाइनली हो गया। अभी ये होने के बाद चूंकि पाकिस्तान बन गया और धर्म राज्य बना और हिंदुओं पर उसके बाद अत्याचार शुरू हो गए।
एक कारण और भी था जिसकी वजह से काफ़ी लोग रह गए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वहाँ की एक प्रमुख पार्टी थी और उसके जेएन मंडल अध्यक्ष थे। उन्होंने असल में ये सोचा कि देखिए, दलितों के लिए तो पूरा ये भारतीय उपमहाद्वीप नर्क है, हर गाँव ही नर्क है। तो एक नर्क से दूसरे नर्क में क्यों जाना, हम यहीं रह लेते हैं और यहाँ पर चूँकि आबादी भी हमारी अच्छी है और हमारा खान-पान हमारे जैसी हम हमारी बोली और ये सब कुछ यहाँ पर है, तो हम यहीं रह लेते हैं। इसकी वजह से भी काफ़ी लोग रह गए। लेकिन ये एक ऐतिहासिक गलती साबित हुई, एक हिस्टोरिकल ब्लंडर जिसको आप बोलते हैं। और 2 साल के अंदर में जोगन्नाथ मंडल को पता चल गया कि ये इलाका जो है, जहाँ हमने फैसला किया वो फैसला गलत हो गया और वो आ गए कलकत्ता आकर रहने लगे। और लेकिन अब वो करोड़ों लोग क्या करें? तो अत्याचार जैसे-जैसे बढ़ा, उन्होंने छिट-पुट वो ट्रिकल होने लगे और वो आने लगे, खास करके बंगाल में जाकर बसने लगे। 1960 के आसपास जिस समय पूर्वी पाकिस्तान ये तय करता है, वहाँ के लोग तय करते हैं कि अब हमको उर्दू वालों के कंट्रोल में नहीं रहना है और ना उनका ना हमारे साथ कोई कल्चरल मेल है न, और वो हमको उनके अधीन क्यों रहें? साथ रहना तो एक अलग बात है, तो नहीं रहेंगे तो यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई शुरू होती है। मुक्ति वाहिनी बनती है और फिर शेख मुजीब के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू होता है। इस आंदोलन का नतीजा ये होता है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो हिंदुओं पर यहाँ पर अत्याचार और बढ़ा देती है और जो ट्रिकल हो रहा था, जो छिटपुट लोग आ रहे थे, वो लाखों की संख्या में आने लगे। टोटल करोड़ों करोड़ों लोग आए असल में इस दौरान, कई करोड़, मतलब टोटल नंबर उस समय का डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। अभी विभाजन के समय 47 रिफ्यूजीज जो आए थे, उनके साथ भारत में अच्छा व्यवहार किया। 47 रिफ्यूजीज के साथ उनको बाकायदा घर दिए गए, उनको इलाके दिए गए, उनको अच्छे से बसाया गया, नागरिकता दी गई, ढंग से बसाया गया, उसको माना गया कि अपने लोग हैं। लेकिन जो लोग छूट गए थे, सिर्फ उस प्रक्रिया को जिन लोगों ने 20 साल बाद करने की कोशिश की, उसके साथ भारत ने लगभग दुश्मनों जैसा व्यवहार किया। अपने बच्चे नहीं है ऐसा व्यवहार किया और उनको ट्रांजिट कैंप में रखा। रिफ्यूजी का दर्जा भी नहीं दिया कि उनको तो वापस धकेल देना है, वापस फेंक देना है। और बसाया कहाँ गया? ये बहुत दिलचस्प है कि ये सारे लोग बसाए कहाँ गए? यहाँ से रहे थे। इनको कायदे से बंगाल के आसपास में बसाया जा सकता था। बसाए कहाँ गए? फर्स्ट इनको बसाया गया यहाँ से उत्तराखंड की तराई में। उत्तराखंड और जो अब मतलब पहले यूपी था, जहाँ पर मलेरिया प्रभावित इलाके, जहाँ पर लोग दरअसल रहना नहीं चाहते थे, वहाँ बसाया गया। दूसरी आबादी आई यहाँ से अंडमान में। अंडमान में इस समय जो सबसे बड़ी आबादी है वो उसी समय के आए हुए बंगालियों की है और वो यहाँ पर बसाई गई। तीसरी आबादी इनकी बसाई गई जाकर दंडकारण्य में। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़ में, क्योंकि देखिए, अब आप सोचिए ना, कल्पना कीजिए कि एक बंगाल का आदमी, मछली भात खाने वाला आदमी, उसको आप एक सूखी धरती में जाके बसा देंगे, तो एक तरह से पनिश किया गया कि तुम उस समय क्यों नहीं आए थे, तुमको हम पनिश करेंगे। ये हुआ दरअसल, ये एक बहुत बड़ा अत्याचार था जो कायदे से नहीं होना था। भारतीय उपमहाद्वीप में, खास करके ब्रिटिश इंडिया में जो भी नागरिक है और जिसका परिवार यहाँ से रह रहा है सैकड़ों हजारों वर्षों से, उसको भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश कहीं का तो नागरिक होना था। वो नोवेयर सिटीजन तो नहीं हो सकते हैं, सिटीजनशिप लेस लोग तो नहीं हो सकते हैं, ऐसे लोग नहीं हो सकते हैं जिनका कोई पोस्ट ऑफिस ना हो। लेकिन भारत ने और खास करके पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकारों का रुख उनको लेकर उदार नहीं था और जो धर्म के आधार पर पीड़ित लोग थे उनको जिस तरह से भारत को अपना लेना चाहिए था कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था, तो उसी की कंटिन्यूटी है। विभाजन को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस मानना चाहिए था, उसको नहीं माना गया और इसकी वजह से भारत में लगभग 2 करोड़ लोग आज ऐसे हैं जिनकी की सिटीजनशिप सेटल नहीं है, वो निर्धारित नहीं हुई है। इनमें से कुछ लोग जो हैं वो एक दिलचस्प दिलचस्प बात है जो दिलचस्प है और उतनी ही कारुणिक और त्रासद भी है। वो जाकर बसे 1977 में दंडकारण्य वगैरह से कुछ लोग जाकर वापस चले गए बंगाल और यहाँ पर वो मरीज झांपी नाम के एक द्वीप में बसे और वहां पर लगभग 1.5 लाख लोग थे। लेकिन बंगाल की तत्कालीन सरकार ने, ज्योति बसु ने, वहां पर बकायदा पुलिस से घेरेबंदी करके एक नरसंहार कराया जिसको मरीज झांपी मासेकर नाम से जाना जाता है। और इस पर दीप हलदार ने किताब लिखी है, ब्लड आइलैंड नाम से, आप लोगों को पढ़नी चाहिए। उस पुस्तक में उस त्रासदी का जिक्र है कि किस तरह से उनको उनके साथ जुल्म और अत्याचार हुए, पीने को पानी उनको न मिले, ये इंश्योर किया गया। और ये कहा तो ये भी जाता है और इसको लेकर एक रिसर्च पेपर भी है कि जो लोग मार के फेंके गए उस समय, उसको जब सुंदरबन के बाघों ने, टाइगर्स ने खाया तो वो आदमखोर बन गए और दुनिया में सबसे खतरनाक बाघ आज भी जो बंगाल टाइगर सुंदरबन का है उसको माना जाता है। उन्होंने आदमी का स्वाद चख लिया था उस समय और उनको पता चल गया कि आदमी जो है वो खाने की चीज है। तो ये एक बहुत कारुणिक कहानी। अब क्या करें?
अभी 2 करोड़ लोग तो हैं, भारत में ही हैं, आप उसका क्या करेंगे? इसमें इसको लेकर लगातार डिमांड्स वगैरह होती रही है, लेकिन 2019 में पहली बार इसको गंभीरता से हल करने की कोशिश हुई। हालाँकि देखिए, इसको विवादित प्रश्न बना दिया गया। भारत सरकार अगर चाहती तो 1971 रिफ्यूजीज के लिए एक एक्ट पास करके अलग से इसको कर सकती थी। लेकिन उसको जिस तरह से किया गया, उसका विरोध हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ। फाइनली वो एक्ट पास हो गया, संसद में पास हो गया, सीएए एक्ट 2019 संसद में पास हुआ, राष्ट्रपति ने अनुमोदन दे दिया। लेकिन 5 साल बाद अभी तक उसके तहत एक भी आदमी को नागरिकता नहीं दी गई है। और ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है। इसका विरोध वैसे तो उस आधार पर नहीं होना चाहिए कि किसी की नागरिकता चली जाएगी। सिर्फ कुछ लोगों को नागरिकता इसमें देनी है। लेकिन इसका काफ़ी तमाम राजनीति दोनों तरह से हुई, दोनों अपने-अपने ढंग से बेनिफिशियरी हो सकते हैं पॉलिटिकल, लेकिन इसका खामियाजा दरअसल भारत के कि वो अभागी संतानें भुगत रही हैं, जिनके साथ इतिहास ने अन्याय किया है, जो अपनी कोई गलती नहीं जिसकी वजह से सजा भुगत रहे हैं। कौन सिरिल रेडक्लिफ, गाँव में रह रहा आदमी, पता भी नहीं कि क्या हो रहा है, कहाँ विभाजन, कहाँ लाइन खींची जा रही है, जाना है, नहीं जाना है। गाँव में तो कंफर्टेबल है, यहीं रह जाते हैं। तो जिसकी ज़मीन है उसने कहा, अरे तुम यहीं रहो, कहाँ चले जाओगे? रह गए। अब इसकी सजा भुगत रहे हैं। तो अभी बातचीत के अगले हिस्से में आप ये चर्चा के अगले हिस्से में आप एक बातचीत सुनेंगे जो मरीज झांकी पर लिखी हुई किताब ब्लड आइलैंड के जो लेखक हैं दीप हालदार, उनके साथ मेरा एक डिस्कशन है। कृपया उसको सुने और विचार करें कि क्या उन 2 करोड़ लोगों को नागरिकता देनी चाहिए, और अगर आप सहमत हैं तो इस इश्यू पर और बातचीत करें। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। নমস্কার। নমস্কার। আজকে আমরা দীপবাবু, আমরা আজকে আসলে একটা খুব সিরিয়াস টপিক নিয়ে কথা বলবো। And this will be mostly for the Hindi audience, so we'll keep the conversation in Hindi. ये जो विषय है ये थोड़ा सा पुराना तो है, और लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि भारत में दलितों का इसे पहला नरसंहार माना जाता है, पहला मैसेकर माना जाता है, और ये 1979 में हुआ मरीज झांपी पर। और मरीज झांपी का संबंध सीएए और नागरिकता से किस तरह का है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं दीप हालदार, जिन्होंने की मरीज झांपी पर एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही डिबेट जिस पर हुआ, ऐसी एक किताब लिखी 2019 में। इसके अलावा उन्होंने बीइंग हिंदू इन बांग्लादेश, ये भी एक किताब लिखी, को ऑथर किया, तो इस विषय को वो बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। दीप, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो दीप, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बुक को लिखने का आपका मोटिवेशन क्या था? फर्स्टली थैंक यू दिलीप, ग्रेट टू सी यू आफ्टर अ व्हाइल। मुझे लग इस बुक का लिखने का मोटिवेशन बहुत पर्सनल है, क्योंकि इस बुक में ब्लड आइलैंड में एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है माना गोलदार। तो ब्लड आइलैंड के हर चैप्टर किसी ना किसी मरीज झांपी मैसाकर के सर्वाइवर के ऊपर है। तो माना गोलदार जो चैप्टर है, वो माना गोलदार मेरे साथ रहने के लिए आई थी व्हेन आई वाज 5 इयर्स ओल्ड, और माना तब करीबन 14-15 इयर्स ओल्ड की होगी। माना was named after माना कैंप, जो रायपुर में है, और जो आप अगर एयरपोर्ट से बाहर आते से ही जो फर्स्ट सेटलमेंट है उसका अभी भी उसका नाम माना कैंप है। तो अब तो उधर पक्का हाउसेस है, लेकिन उस टाइम पे टेम्पररी कैंप्स थे, और माना का जन्म उधर हुआ था। एंड शी वाज नेम्ड आफ्टर द कैंप इन विच शी वाज बोर्न। तो बाद में जब माना उनके पिता के साथ मरीज झांपी में रहने के लिए आए, और फिर जब वो नरसंहार जैसे आपने डिस्क्राइब किया, वन ऑफ द वर्स्ट मैसेकर्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया जो जब शुरू हुआ, तब माना के पिता मेरे घर उनको लेके आए और मेरे पापा से रिक्वेस्ट किए कि आप मेरे बेटी को रखिए, क्योंकि अगर पुलिस इसे ले जाएंगे तो उसका रेप होगा और मेरे को तो मार ही देंगे। तो मेरा पापा का इन्वॉल्वमेंट इसमें यही था कि उस टाइम पे कुछ एकेडमिक्स, मेरे पापा प्रोफेसर थे जादवपुर यूनिवर्सिटी में, तो कुछ एकेडमिक्स, राइटर्स, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, वो लोगों उनमें उनका एक सेक्शन, दे वर वेरी टेकन इन बाय द मरीज झांपी स्टोरी, कि इतने ऑलमोस्ट 1.5 लाख एक टाइम पे मरीज झांपी का पॉपुलेशन हो गया था, इतने लोग आके उधर बसे हैं और उधर एक इंडिपेंडेंट टाउनशिप बनाया है विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट।
द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो जो ह्यूज सोशल एक्सपेरिमेंट था कि दलित्स हैव कम टू दिस आइलैंड एंड दे हैव टर्न्ड एन अनइनहैबिटेड आइलैंड इनटू अ बस्लिंग टाउनशिप। तो उसको देखने के लिए और उनके हौसला बढ़ाने के लिए बहुत सारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, एकेडमिक्स जाते थे। उसमें उनमें मेरे पापा भी थे। तो उनका माना के पापा के साथ अच्छा दोस्ती हो गया था और माना आके उस टाइम पे उनके पापा उनको मेरे घर पे छोड़ के गए थे। सो माना मुझे स्टोरीज सुनाते थे और उनके स्टोरीज बहुत ही अजीबोगरीब होता था। वो बोलते थे रात को लोग आते हैं और औरतों को लेके जाते हैं और हट्स में आग जला देते हैं। तो मेरा रियलिटी में साउथ कैलकाटा में बड़ा हुआ, अच्छे स्कूल में, आई केम फ्रॉम लॉट ऑफ प्रिविलेज। सो माना आई कुड नॉट आइडेंटिफाई विथ, दो शी बिकेम लाइक एन एल्डर सिस्टर। इनफैक्ट मेरे को बोला गया था ये तुम्हारा कजिन, डिस्टेंट कजिन है। तो यस, सो माना को ऑलमोस्ट 1 साल माना हमारे घर पे थे और उनके उनके पापा रात के अंधेरों में कभी कभी आके मिलते थे उनको। और नीचे हम नीचे जो मेरे पापा के जो स्टडी थे उधर आके माना के पापा उनको मिलके जाते थे। फिर जब ये 1979 मई में जब वो सारे सब कुछ क्लियर किया गया, अराउंड 6000 हट्स वर सेट ऑन फायर। माना के फादर तब तक चले गए थे मोरी झापी छोड़ के, तो वो बच गए। ही वाज ऑन द वांटेड लिस्ट, बट उनको वेस्ट बंगाल पुलिस पकड़ नहीं पाया उस टाइम पे। फिर माना चला गया, लेकिन वो स्टोरीज रह गया मेरे साथ। और मैं जब बड़ा होता गया मुझे लगता था कि ये क्या चीज मैं बचपन में सुना था जो जो इतना वियर्ड था, लेकिन माना का मेमोरी था मेरे साथ। क्योंकि 5-6 साल, आप समझ रहे हो, somebody comes to your house for a year, you become her friend, और वो आपको कुछ ऐसे स्टोरी सुनाती है जो आपके रियलिटी के साथ जिसका कोई मिल नहीं है। फिर बाद में जब मैं बहुत साल बाद जब मैं जर्नलिज्म में आया और दिल्ली में आया, इनफैक्ट कोलकाता में, आप जानते हो ये चीज, कोलकाता में मरीज छापी को लेके देयर इज दिस वेरी वियर्ड साइलेंस, और जैसे वो है ही नहीं। आनंद बाजार में सिर्फ 2 कॉलम में एक बार खबर छपा एंड दैट जस्ट वैनिश्ड फ्रॉम द मीडिया डिस्कोर्स एंड एवरीथिंग। यस, और लोग डिनाई करते हैं, बोलते हैं कि मनगढ़ित कहानियां हैं ये। तो इसलिए बाद में जब मैं क्योंकि सर्वाइवर्स अभी भी सर्वाइवर्स आर देयर टू टेल देयर स्टोरीज, लॉट ऑफ सर्वाइवर्स हैं, लॉट ऑफ सर्वाइवर्स दे आर नॉट इन मरीज झापी, वो तो अभी क्लियर हो गया। बट सुंदरबंस में है मरीज झापी के सर्वाइवर, पोथेर शेष थोड़ा सा दीप, मुझे इतना एक मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है उनके लिए मरीज झापी एक बस नाम है, तो थोड़ा सा ज्योग्राफिकल आइडिया और क्या हुआ था, क्योंकि आपने सर्वाइवर से बात की है, सो यू हैव डन द एथनोग्राफी, सो यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल द स्टोरी। तो मरीज झापी है क्या, मरीज झापी की ये पूरी कहानी क्या है? जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा मैप में दिखाऊं, तो ये अगर मैप है इंडिया का, तो मेरे पास जैसे ये आपका बांग्लादेश है, ये वेस्ट बंगाल है। ये 1971 में जब ये बांग्लादेश बनता है पाकिस्तान से अलग होकर, तो ये एरिया है सुंदरबन का, जहां पर हुगली रिवर और इधर से फिर आके इधर पद्मा रिवर मिलती है। तो ये सुंदरबन का ग्रेटर सुंदरबन है, इसमें का एक छोटा सा इलाका है। तो थोड़ा सा आप इसकी डिटेलिंग मुझे बताएं कि एक्चुअली क्या था और क्या हुआ क्या एक्चुअली यहाँ पर। ये थोड़ा एक हिस्टोरिकली अगर आप हमें एक आप पर्सपेक्टिव दे सकें तो हमारे ऑडियंस को समझ में आएगा कि मरीज झापी क्या है, वरना वो सुनते हैं और समझ में नहीं आता है क्या ये। मरीज झाप सुंदरबंस एरिया में जो आर्किपेलो है, तो सुंदरबंस एरिया में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे। उसमें कुछ आइलैंड्स में ह्यूमन हैबिटेशन है, कुछ में नहीं है। मरीज झापी एक अनइनहैबिटेड आइलैंड था, जहां पे 1978 में ऑलमोस्ट एट वन पॉइंट इन टाइम 1.5 मतलब 1.5 लाख हिंदू, मोस्टली दलित रिफ्यूजी जाके बसे थे और उनको एक टाउनशिप बनाए थे। और ये लोग कौन थे? ये लोग वो थे जो जब भारत का विभाजन हुआ, ये लोग ये चीज दिलीप बहुत लोग नहीं जानते हैं और इस पे इनफ बात भी नहीं किया गया, दैट by 1949 the partition on the west was, the migration after the partition in the west was over, but the partition in the east जब ईस्ट पाकिस्तान हुआ वो बंद नहीं हुआ था। so all through the late 40s 50s 60s till the 70s Hindu started coming from that side of the border to this side of the border. So it was a continuous process, yes. It's a continuous process. The partition continued for decades, while the partition in the west ended in around 1949.
लेकिन ये till 70s, till the birth of Bangladesh, hordes of people kept coming. इसमें Because एक of the कास्ट religious persecution and all religious those things that persecution, लेकिन इसमें yeah, कास्ट का एंगल mostly. है. कास्ट का एंगल ये है that initially the people, mostly the people who moved from East Bengal, which became East Pakistan in after the partition of India, they were mostly upper caste slash upper class who were landed gentry. So they were privileged enough to come to this side of the border and That again try to, threshold was required to even migrate. You can't migrate yes, just but like that. the lower castes, since they were very since they were completely into farming and fishing and all of that, they could not leave. इसमें उनका एक पॉलिटिकल रीजन ये भी था कि पाकिस्तान का फर्स्ट लॉ एंड लेबर मिनिस्टर वाज अ जेंटलमैन कॉल्ड जोगेंद्रनाथ मंडोल, Yes. who was a Bengali Dalit. He had rejected Gandhi Nehru's Congress for Jinnah's Muslim League, and he had convinced a large constituency of Dalits in East Bengal, which became East Pakistan, to stay back. उन्होंने ये बोला था कि अपर कास्ट हिंदू के लिए दलित और मुसलमान दोनों प्रॉब्लम है और उनका डिस्क्रिमिनेशन दोनों के तरफ था. तो मुस्लिम्स आर योर ब्रदर्स, सो स्टे बैक इन द न्यू लैंड पाकिस्तान. दलित हिंदू का कोई दिक्कत नहीं होगा. Dalit Muslim. Yes, Jagannath Mandal. Yeah, And he right. was made the first law and labor minister of independent Pakistan, which That was included historical blunder. that was a historical blunder. Because the reality was that soon after it became East Pakistan, in East Pakistan also the riots did not stop. और उस टाइम पे कोई नहीं देखा कि दलित हिंदू है, अपर कास्ट हिंदू है. Only identity was Hindu है. And land grabbing started happening. There were of course other religious reasons, and the attacks did not stop. So migration also thereby did not stop. In fact, Jogendranath Mandal resigned from Pakistan's parliament and came to West Bengal to do his politics, where he failed miserably and died a broken man. Right. But the crux of his politics, which is today we also hear such things that the Muslim Dalit unity, political unity, that failed miserably in East Pakistan. And in fact, while writing the third book, the book that has just come out, so religion became the prime identity religion of both the categories. प्राइमरी आइडेंटिटी. उधर ये मैटर नहीं किया कि आप दलित हिंदू है या अपर कास्ट हिंदू है. Yes. तो ये जो माइग्रेशन हुआ ये कंटिन्यू किया. You're talking about your third book. Sorry, I interrupted you. Yes, I'm talking about. I was talking quickly about my third book, but coming back to your question, so West Bengal did not have the capacity to hold that many refugees. A huge number of refugees. In fact, Blood Island की introduction में मैं एक study दिया कि कितने लाख किस साल में कितने लाख आया, कितने हजार आया, उसका एक study है, which is not a definitive study, but it's a government record. Yes. तो उनके लिए बोला गया कि दंडकारण्य जो एरिया है सेंट्रल इंडिया में, द सेम दंडकारण्य मिथोलॉजिकली रिलीजियसली जिसको जहां पे लॉर्ड राम वाज बैनिश्ड टू, तो वो दंडकारण्य एरिया में इनको भेजा गया कि आप जाके उधर रहिए, रिहैबिलिटेशन होगा उधर आपका, आप सड़कें बनाएंगे, दूसरा यू डू अदर काइंड्स ऑफ जॉब्स एंड यू गो एंड सेटल देयर. तो ये लोग जब जा रहे थे वेस्ट बंगाल से, इनको जब भेजा जा रहा था दंडकारण्य में, उस टाइम पे लेफ्ट वाज इन ऑपोजिशन पॉलिटिक्स, और लेफ्ट के लीडर्स इनको बोले उस टाइम पे कि देखिए ये आपके साथ बहुत ही ज्यादती हो रहा है, आप तो बंगाली है, आपको क्यों भेजा जा रहा है सेंट्रल इंडिया में, उधर के भाषा आप नहीं जानते, ধান চাষীরা দণ্ডকারণ্যে গিয়ে কি করবে, and there are no rivers also, where will you fish, মাছ কোথায় ধরবে, মাছ কোথায় খাবে. Yes. So if we come to power, and when we come to power, we will bring you back. Right. Okay. It does not just stop at oral assurance within West Bengal. In fact, वो लोग जब उधर गए और बसे, और फिर over decades जब उनका temporary relief camp became पक्का houses, तब भी लेफ्ट के लीडर उधर जाते थे, जाके बोलते थे कि आपको वापस आ जाना चाहिए, ये तभी संभव हो पाएगा जब लेफ्ट पावर में आएगा. 1977 में वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट आता है, और ये लोग तब तक उधर बस चुके थे. इनफैक्ट उनके पास सेविंग्स भी हो गया था. ये लोग इन लोगों का डेलीगेशन आके उस बीच में सुंदरबंस घूम के भी देखे, क्योंकि सुंदरबंस का एक पार्ट
बांग्लादेश में है, एक पार्ट इंडिया में है। तो सुंदरबंस वाज एन एरिया विच दे थॉट कि एक तो उधर बहुत सारे पॉपुलेशन नहीं है, बहुत सारे आइलैंड्स है जहां जो अनइनहैबिटेड है, उधर आप बस सकते हैं। ऑल्सो उधर आप फिशिंग कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। सो इट वाज अ प्लेस विच सूटेड देम। इनफैक्ट देयर इज अ थ्योरी के लेफ्ट के लीडर्स ही उनको 2-3 आइलैंड दिखाए थे कि ये आइलैंड में आप बस सकते हैं। उसमें एक था मरीनछापी। 77 में लेफ्ट पावर में आते हैं, तो इनका एक डेलीगेशन कलकत्ता आते हैं और लेफ्ट लीडर ज्योति बसु के से मिलते हैं और बोलते हैं कि अब तो आप आ गए हैं, हमें बसाइए। अब लेफ्ट पावर में आ गए हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको बसाने में। तो ये लोग बहुत जिद्दी भी थे और ये वो होप लेके बैठे थे कि किसी ना किसी दिन हम लोग बंगाल में जाएंगे। चलो इस बंगाल छोड़ दिया, लेकिन वेस्ट बंगाल में जाके रहेंगे और सुंदरबंस में ही रहेंगे, क्योंकि वो एरिया में फिशिंग हो सकता है, फार्मिंग हो सकता है। तो ये लोग arrogantly, a huge delegation of them started coming and on their own with the savings they had, hope that they will reach मोरिनछापी और उधर जाके वो लोग आइलैंड को क्लियर करके, उधर श्रब्स थे इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में ट्री कटिंग को लेके भी लेफ्ट ने काफी बवाल किया। तो उन्होंने जाके मरीनछापी में बसना शुरू किया। तो बहुत इजी नहीं था, एक तो बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। आज भी आप मरीनछापी जाओगे, वो बहुत आपको चेंज करके जाना पड़ेगा। कुछ डिस्टेंस ऑफ स्टीमर में जाओगे, फिर वो टोटो बोलते हैं, टोटो लेके आप जाओगे एक दूसरे आइलैंड के बीच में से। इट्स नॉट एन इजी रूट इवन विद इन सुंदरबंस, बहुत दूर है, सुंदरबंस के तो अंदर है। तो वो लोग पहुंचे और उस टाइम पे 78 में सोचिए तो और भी दिक्कत हुआ होगा। तो कुछ लोगों को तो पुलिस आइडेंटिफाई करके कि ये लोग तो बंगाली है, लेकिन आ रहा है सेंट्रल इंडिया के ट्रेन पकड़ के, तो उसको दूसरे ट्रेन में बिठा के उनको वापस भेजा गया, उनको आने ही नहीं दिया। लेकिन फिर भी कुछ लोग जाके मरीनछापी में जाके बसे। उसके ऑपोजिट आइलैंड है, उसका अभी भी है, कुमीर मारी, उधर रहे और फिर बोट ले लेके मरीनछापी गए। और एक टाइम पे 1978 के बीच के एक टाइम पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोग हो गया था। What happens is an amazing thing. In fact, people don't talk about it much because the massacre became more important. That within 6 to 8 months, it was a social experiment that एक uninhabited island को दलितों ने establishes 6,000 huts. It's almost civilizational thing, yeah. Yes, makes a boat manufacturing unit, makes a BD factory, opens a school. There were proper lanes, without any government support. Town plan, sorry? Government support? Without any kind of government support. They got some support, like I said, group of intellectuals, जिसमें मेरे पापा भी थे उस टाइम पे। मेरे पापा कुछ financial assistance दिए थे उन लोगों को, but वो important नहीं है, बहुत सारे लोग दिए थे। और since, like I said, they were very arrogant and proud people. So they would only allow people who they thought are not looking down upon them or not any kind, or not discriminating against them, क्योंकि उनको already बहुत उनका मन भर चुका था in a sense after the left betrayal. तो लेफ्ट को लगा कि ये तो एक्सपेरिमेंट बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, कि ये लोग एक तो हमसे गुस्से में हैं और ये आके एक आइलैंड को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो लेफ्ट ने उनको बोला कि नहीं, आप ऐसे रह नहीं सकते। देखिए, आप तो इधर ट्रीज वीज थे उसको खत्म कर दिया, और ये बहुत ही डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस है सुंदरबंस का, वो खराब हो जाएगा आप लोग इधर ऐसे इतने तादाद पे आके रहना शुरू करेंगे। तो उन्होंने एनवायरनमेंट का वास्ता देके इनको बोला कि आप आइलैंड क्लियर कर दें। So, which they said no, and thus began from December 1978, between December 1978 to May 1979, one of the worst massacres in independent India, जहां पे रेप किया गया, हट्स जलाया गया, डिसअपियरेंसेस हुआ। रात को आके पुलिस आके आइलैंड से लोग लेके जाते थे। एक 15 दिन का इकोनॉमिक ब्लॉकेट था, जहां पे दे हैड नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि उधर सॉल्टी वाटर था। सो एंड दे डिड नॉट हैव अ डीप वेल, सो दे वुड टेक बोट्स एंड गो टू द नेक्स्ट आइलैंड कुमीर मारी विद पिचर्स, एम्प्टी पिचर्स, एंड ब्रिंग बैक वाटर फॉर द डे और द वीक। तो वो बंद किया गया। सो उस टाइम पे वो 15 दिन का इकोनॉमिक ब्लॉकेट में डिसेंट्री से, क्योंकि वो लोग सॉल्टी रिवर वाटर पिए, और डिसेंट्री से, और विदाउट फूड, बिकॉज दे डिड नॉट हैव फूड स्टोर्ड, बहुत लोगों का डेथ हो गया उस टाइम पे 15 दिन में। आपके बुक में उसका काफी डिटेल है दीप, मुझे लगता है कि सारे लोगों को उसको एक बार पढ़ना चाहिए। और मुझे पता नहीं आपका इसमें कभी हिंदी का प्लान है या नहीं, मैंने देखा नहीं। अगर आपने हिंदी ट्रांसलेट करवा लिया, मुझे नहीं पता। ट्रांसलेशन हो रहा है, आई थिंक समटाइम दिस ईयर इट विल कम, बिकॉज़ हाँ, ये एक ऐसी स्टोरी है लोगों को पता होनी चाहिए। क्योंकि आपके बुक में मैंने जो देखा कि जो पर्सनल ट्रॉमा है
और स्टेट कितना ब्रूटल हो सकता है अपने ही लोगों के प्रति। अपने लोग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 1947 के पार्टीशन के बाद साउथ एशिया जो ब्रिटिश इंडिया था, उसके हर आदमी को कहीं ना कहीं का तो सिटीजन होना था। तो इनको बिकॉज ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन दे केम टू इंडिया, तो ये इंडियन सिटीजनशिप उनको उनका उसी समय सेटल हो जाना चाहिए था। तो ये जो आपने पर्सनल इंटरव्यूज किए उसका उसका कुछ अगर आप हमें बता सकें कि वो किस तरह का आपके लिए, उन इंटरव्यूज को करना आपके लिए किस तरह का एक्सपीरियंस था, और क्या कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको जो हमें लगता है कि आपको लगता है जो आप शेयर करना चाहें, तो वो मुझे बताएं। अपने बुक के बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे मैं आपको बताया कि ये स्टोरी मेरे लिए पर्सनल था क्योंकि माना मेरे साथ एक साल रही मेरे बचपन में। तो मैंने पहले शुरू किया माना को ढूंढ के निकाला मैंने। वो पोथेशेश करके एक रीजन में रहती है और बहुत ही इमोशनल गेट टुगेदर था हमारा। तो उनका लाइफ काफी टफ था। तो उसके बाद भी क्योंकि सब उसके पापा उसके इस इंसिडेंट के 1-2 साल में गुजर गए, फिर मैं सोचा कि इसके बारे में मैं लिखूं। लेकिन ये इतना, एक तो मैं 5 साल का था, तो इसको मैं सोचा कि कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। तो जब बुक डील आया तो मैं सोचा कि द ओनली वे टू टेल दिस स्टोरी इज थ्रू ओरल हिस्ट्री। तो मैं सर्वाइवर्स को ढूंढ के निकालूंगा और एक जगह का नहीं, क्योंकि रिटेलिंग में कभी कभी इंसान एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करते हैं या फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज आ जाते हैं। तो मैं सोचा मैं बहुत दूर दूर से लोगों को ढूंढूंगा। सो मुझे मध्य प्रदेश में मिला, भोपाल से 5 घंटा दूर देयर इज अ बंगाली कॉलोनी जहां पे मुझे मरिचापी के सर्वाइवर्स मिले। मुझे ऑफ कोर्स सुंदरबंस में दूसरे आइलैंड्स में मिले। वो लोग छुप के रहे, वो लोग जब भेजा जा रहा था वापस तब वो लोग बच गए थे, वो लोग छुप के उधर ही दूसरे आइलैंड में चले गए थे। मुझे पोथेशेश करके एक एरिया है, एक गांव है उसी लाइन में है लेकिन सुंदरबन से पहले है, उधर एक सेटलमेंट था मरिचापी सर्वाइवर्स का, उधर जाके मुझे मिला लोग। तो ऐसे 2-3 स्टेट में 2-3 जगह से मैं ढूंढ के सर्वाइवर्स को, और मैं ये इंट्रोडक्शन में और प्रीफेस में बोला हूं ये चीज और बार बार बोलता हूं कि आप अगर हर चैप्टर पढ़ोगे ना, कुछ कुछ इनएक्यूरेसी आपको फैक्चुअली दिखेगा, बिकॉज पीपल आर रिमेम्बरिंग व्हाट हैपेंड टू देम 40 इयर्स अगो। तो एग्जैक्टली नहीं मैच करता है, बट वो दे आर नॉट लाइंग। आई थिंक मेमोरी फेल्स अस ओवर टाइम, बट एक पैटर्न है। द पैटर्न इज दैट ऑलमोस्ट thousands of people died or were killed during that time. The pattern, what is not a lie, because people who don't even remember each other. मैं बोला एक टाइम पे 1.5 लाख लोग था उधर। तो they are not even in touch because they don't remember each other's name. उसमें से एक करंट तृणमूल एमएलए मनोरंजन व्यापारी भी है, जो आप अगर किताब पढ़े हैं, जो ज्योति बासु के बारे में काफी इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, जो किताब में भी लिखा। मैं इनफैक्ट उसको चैप्टर बनाना चाह रहा था, मेरे पब्लिशर ने मना कर दिया कि नहीं ये नहीं लिख सकते, इसमें कोर्ट केस हो जाएगा। तो मनोरंजन व्यापारी is now a celebrity writer. He's invited to Jaipur Lit Fest and all other places, and he writes very interesting books. He's also a politician now, तृणमूल के। So तो मेरे लिए तो मैं एक तो सोचा कि बहुत दूर दूर बने, बहुत डिस्पैरेट लोगों से मैं बात करूंगा, एक ही जगह से नहीं बात करूंगा, तो ताकि मैं थोड़ा सा मिला भी पाऊं कि अकाउंट सही है कि नहीं, मैंने मोरल ऐसे ब्रॉड लाइन सही हो बुक का। लेकिन बहुत ट्रॉमेटिक था पर्सनली, क्योंकि आई हैड टू गो बैक टू द सेम पर्सन एंड आस्क द सेम क्वेश्चंस 5-6 टाइम्स, बिकॉज आई हैव सीन, मैं आपको बताऊं, भोपाल से 5 घंटा दूर जो जगह है, उधर एक बंदा था, उसके बारे में मैं लिखा हूं। he's a very tough guy. तो he is a local politician. एंड जब मैं गया तो एक तो बहुत एरोगेंटली बात किया मेरे से कि ये सब क्यों जानना है। तो फिर मैंने बोला कि मैं बंगाल से आता हूँ, और उस टाइम पे दैनिक भास्कर में एडिटर था, तो मैं बोला कि मैं इधर हूँ सर, लेकिन मैं बंगाल से आता हूँ, और ये इसलिए मेरा एक पर्सनल कनेक्शन है, मेरे पापा भी इन्वॉल्व थे मरिचापी स्टोरी में। तो मैं आपको बताऊं दिलीप, व्हेन he invited me to his home and he was serving me lunch, and वो सडनली तो उन्होंने मुझे बताया नहीं मुझे बात नहीं करना, लेकिन आप इतने दूर से आए हैं तो आप मेरे घर पे लंच करिए। तो मैं जब उनके साथ लंच कर रहा था, सडनली ही स्टार्टेड टॉकिंग, और बोलते बोलते वो रो दिए, बिकॉज ही सेड दैट सुबह उठ के मैं जब रिवर में गया टू स्प्लैश वाटर ऑन माय फेस, I actually saw bodies of little children floating in the water, and they were children from our island, जिनको मार दिया गया, और उनका बॉडी रिवर में फ्लोट कर रहा था। सो दैट्स अ मेमोरी
even 40-45 years later I can't get out of my head. तो मैं बहुत ही disoriented हो गया, because like I said, he was a tough guy. So, and who did not want to speak to me about the subject. So suddenly he said that to me, after denying me the interview, he suddenly spoke out. So at various times during the book, I thought I'll stop this. I'll stop writing the book because it's very traumatic. मैं भी एक फोकलोर है, वो पता नहीं कितना सच है गलत। कैनिंग में मुझे एक आदमी मिला और उसने बोला, शायद कहीं डॉक्यूमेंटेड भी होगा, कि सुंदरबन के बाघ जो हैं वो मैनीटर उसी समय बने, ऐसा लोग बोलते हैं कि इतने उन्होंने आदमी का इतना आदमी खा लिया उन्होंने, उनको समझ में आ गया कि ये खाने वाली चीज है, एंड वो फिर उन्होंने, उनके भी जनरेशन टू जनरेशन वो आदत कंटिन्यू करती है। तो इसलिए सुंदरबन के बाघ काफी खतरनाक माने जाते हैं, वो आदमी को देखते ही हमला करते हैं। पता नहीं ये कितना सच है या गलत, लेकिन एक्चुअली देयर इज दिस रिसर्च पेपर, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, उसका नाम है ड्वेलिंग्स ऑन मोरिकझापी व्हेन टाइगर्स बिकेम सिटीजंस, रिफ्यूजीज, टाइगर फूड। ये है पेपर का नाम, ड्वेलिंग्स ऑन मोरिकझापी व्हेन टाइगर्स बिकेम सिटीजंस, रिफ्यूजीज, टाइगर फूड। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में ऑन 23 अप्रैल 2005। इसका राइटर है अनु जलायस। So she writes, the government's primacy on ecology and its use of force in Morijhapi was seen by the islanders as a betrayal not only of refugees and of the poor and the marginalized in general, but also of the Bengali backward caste identity. तो इस पेपर में she is writing that ये जो tiger food बन गया, because tigers were fish eaters. She is writing here, and tigers were fish eaters, but on the river, the river they would find bodies floating, bodies of people killed. So they got and they thought it's fish. So they got a taste of the human flesh after the massacre in Morijhapi. So this is जो आप folklore बोल रहे हैं, वो actually एक research paper का topic है। ये economic and political weekly में आया था 23 अप्रैल 2005। तो ये दीप जो मरीकझापी को अगर अब हम एक इवेंट के तौर पर, हिस्टोरिकल इवेंट के तौर पर लें, जो कि एक टोटल कोलाज का एक पार्ट है, अगर इसको हम देखें, तो ये जो हिंदू रिफ्यूजी प्रॉब्लम है, इंडिया अभी तक इसको प्रॉब्लम की तरह ही देख रहा है और अभी तक सिटीजनशिप सेटल नहीं हुआ है। तो अब जबकि गवर्नमेंट सीए ला रही है और इसको लेकर बहुत सारा रेसिस्टेंस भी है, जबकि वो किसी की भी सिटीजनशिप वापस लेने की बात नहीं कर रहा है, वो एक्ट जो है वो सिटीजनशिप देने की बात कर रहा है। तो हम ये क्यों नहीं माने कि पार्टीशन ऑफ इंडिया इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि जो फॉल्ट लाइंस थे जिस पर ये पार्टीशन हुआ, वो फॉल्ट लाइंस तो ब्रिज हुए नहीं, तो इसकी वजह से रिलीजन के बेसिस पर अगर प्रोसिक्यूशन होगा तो वो जो एक ब्रिटिश इंडिया था, वहां का आदमी अगर इंडिया नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? ये अगर मान ले, एक थोड़ा सा रिवर्स करें हाइपोथेटिकली, इंडिया में अगर मुस्लिम्स का प्रोसिक्यूशन होता है और मुस्लिम्स अगर पाकिस्तान जाते हैं, तो क्या वो नोवेयर सिटीजन बन जाएंगे? मतलब एक ऐसा आदमी बन जाएगा जिसका कोई पोस्ट ऑफिस नहीं हो। तो ये जो इशू है मरीकझापी का, आपका बुक एक तरह से मेरे ख्याल से इस पूरे डिस्कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको पॉलिटिशियंस को ही नहीं, जो भी पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, जो सीए वगैरह को लेकर बहुत तरीके से सोचते हैं, वो उनके लिए यहाँ पर क्या टेक अवे है इस बुक में, जो कि इस पूरे डिबेट को, कि जो धार्मिक वजहों से परेशान होकर भारत आ रहे हैं उनको सिटीजनशिप दी जानी चाहिए। अगर ये बेसिक एक आर्गुमेंट है, तो इस आर्गुमेंट को आपकी किताब कैसे उसको स्ट्रेंथन करती है? अगर आप मरीकझापी को फोकल पॉइंट रख के ये डिबेट करें, so this argument against CA I would go to the extent of saying, Dilip, that the argument against CA is not just anti-Hindu, it's anti-Dalit, because like I said that the migration that happened, the first few waves of migration, वहाँ पे mostly upper caste Hindus आ गए थे. People who stayed back were mostly Dalits. चित्तरंजन पार्क में जो सेटल हुए, मतलब 47 refugees. Yes, the 47 elite refugees were mostly upper caste. Yes. But in fact, जहाँ से मैं आपके साथ जहाँ से बात कर रहा हूँ, जादवपुर, this is a refugee colony. This is now a prime South Kolkata locality. But आप अगर ये देखें, this Jadavpur is a but people who settled here were privileged. Yes. Unlike the people who settled in Maricjhapi a little later. So ये जो settlement था, ये भी तो settlement था, शहर के अंदर था, और ये भी marshy areas थे.
है ना, लेकिन वो पढ़े लिखे थे, उनका प्रिविलेज था, तो उनके ऊपर वो नहीं हुआ जो बाद में मरीचापी रेसिडेंट्स के ऊपर हुआ। नहीं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है दीप, सॉरी एक बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि 47 रिफ्यूजीज जो हैं वो ज्यादातर कैलकाटा, दिल्ली और ऐसी जगहों पर उनको सेटल किया गया, जबकि जो 71 रिफ्यूजीज हैं वो कहाँ भेजे गए? दंडकारण्य, तराई, थोड़ा सा मतलब सुंदरबन बाद में, मतलब सबसे टफ जो जगह हो सकती है, जो टेरेन से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेना नहीं था। इफ यू लुक एट वेयर दे केम फ्रॉम, उधर उनको रखा गया। और मैं तो गया हूँ, उसको ट्रांजिट कैंप बोलते थे, एज इफ दे आर नॉट रिफ्यूजी, उनको वापस भेजना है। ट्रांजिट कैंप का मतलब ही हुआ ना कि दे आर इन ट्रांजिट, तो वो आए हैं, अब उनको वापस भेजना है। ये इंडियन स्टेट का थोड़ा क्या काफी ब्रूटल था इनको लेकर, एज इफ दे आर स्टेट पॉलिसी पनिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको पनिश करना है जी। और इट्स आल्सो क्यों नहीं आया, हम तुमको पनिश करेंगे, सॉर्ट ऑफ। एब्सोल्युटली। और आल्सो इट इज जस्ट, आई डोंट नो ये सोच के करते हैं कि नहीं, बट इट्स आल्सो वेरी एंटी दलित, एंटी लोअर कास्ट, क्योंकि जो लोग रह गए मोस्टली वो दे वर दलित्स ना। सो बिकॉज़ ये मोरिचापी में सारे लोग दलित नहीं थे, लेकिन more than 95% were Dalits. I have in fact interviewed in the last chapter a Brahmin who was there, who's now in Kumir Mari. अभी पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं, लेकिन वो जब किताब आया उस टाइम पे मैं उनसे बात किया था। He is a Brahmin, but most of the dwellers were Dalits. And they did not come in 47. They came much later when this lie of Dalit Hindu and Muslim unity fell flat. जो जोगेंद्रनाथ मंडल का जो पॉलिटिक्स था, वो जब फेल हो गया और रियलिटी कुछ और हुआ, दैट फॉर द राइटिंग मुस्लिम और फॉर दोज हु डिड नॉट वांट हिंदूज देयर, इट डिड नॉट मैटर कि आप दलित हो या अपर कास्ट हो, आप हिंदू हो, वो लेकिन सफर तो दलितों ने ही किया, क्योंकि दे वर द वंस हु स्टेड बैक मोस्टली। यस, यहाँ पर बाबा साहब एंड जोगेंद्रनाथ मंडल ने दो अलग अलग स्ट्रेटजीज ली, और अल्टीमेटली हिस्ट्री प्रूव कर रही है कि बाबा साहब वाज करेक्ट, उन्होंने जो पोजीशन लिया। तो जोगेंद्रनाथ मंडल, आप अगर जोगेंद्रनाथ मंडल का काफी इन्फ्लुएंस रहा, माने एक दूसरे के प्रति, नहीं एक दूसरे पर काफी एक दूसरे काफी उनको एक दूसरे की इज्जत भी काफी करते थे। बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह भेजने तक में भी रोल रहा उनका, लेकिन अल्टीमेटली आपकी पॉलिटिक्स अगर आपके लोगों को बेनिफिट नहीं कर रही है तो फिर तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ ना। मेरा एक हिंदू एक्टिविस्ट दोस्त है बांग्लादेश में, वो खुद बहुत वोकल है और फेसबुक पे लिखते हैं, इसीलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ क्योंकि रिस्की हो सकता है ये चीज, बट वो खुद ही लिखते हैं फेसबुक पे। तो ही इज नाम चाहे तो आप नाम नहीं भी ले चलेगा। तो he in fact has gone, he's a Dalit, and he's a Bangladeshi, and he has gone to the extent of calling Jogennath Mandal a villain. So he says that, and I have quoted him in my third book, Being Hindu in Bangladesh. He has said that it's because of Jogennath Mandal हम लोग रह गए थे, हम लोग माने उनके पिता या उनके ग्रैंडफादर, हम लोग रह गए थे और आज हम भुगत रहे हैं इधर। And it's a completely wrong politics, and he has called him a villain. बट वो खुद तो चले गए, जब रिजाइन करके चले गए। वो तो आप कई सारे डिसीजंस हिस्ट्री में ऐसे होते हैं जो कि मतलब आप फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। एनीवेज, तो वो तो अब पीछे नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो आगे जाना है यहाँ से, जो इंडियन स्टेट है वो अब प्रोएक्टिव होकर, जो पीछे के हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं, मेरे ख्याल से मरीज झापी तो उसका एक मतलब एक शाइनिंग एग्जांपल है। लेकिन हाँ, अगेन वन ऑफ द एग्जांपल्स, जो छोटे लेवल पर जो परेशानी हुई होगी वो तो डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है ना। तो जब ये डॉक्यूमेंटेड नहीं तो वो तो क्या ही डॉक्यूमेंटेड हुआ होगा कि उनको जब तराई में मॉस्किटो वाले इलाके में जाके फेंक दिया गया तो उन्हें वो कैसे रहे होंगे। तो ये तो, और अभी तक उनके इश्यूज सेटल नहीं हुए हैं, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि एक अपना आदमी मानकर कि साउथ एशिया ब्रिटिश इंडिया का आदमी है, और इंडिया में ही अगर उसको अपना घर लग रहा है तो इंडिया उसका घर है। तो ये थोड़ा सा बेनोवलेंस यहाँ पर शायद इंडियन स्टेट से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो इसको करेंगे। तो थैंक यू दीप। एनी फाइनल वर्ड्स कुछ आप अगर कहना चाहें तो? नहीं, I just think that we should not forget these stories, क्योंकि these are truly the voiceless. गायत्री चक्रवर्ती का
सेमिनल ऐसे है, आपने आई एम श्योर वो पढ़े हैं, हाँ, Can the Subaltern speak? Yes. तो Subaltern spoke through Maurice Jhapi. It was yes, they spoke in your book actually. They spoke through your book. Yes, their voice is now documented. They, without government help, any kind of government help, central government or state government of the time, they turned an uninhabited island into a bustling township. And I think that was resilience इसमें दिखता है उनका, जो मतलब उनका resilience ग्रिट और resilience दोनों दिखता है कि इतने कुछ हो जाने के बाद भी सर्वाइवर्स, और उसके साथ इंडियन स्टेट ने, उस टाइम का स्टेट गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ने क्या किया, वी शुड नेवर फॉरगेट दिस स्टोरी, because this story was brushed under the carpet for many years. In fact, अभी भी लेफ्ट इसको, अब लेफ्ट देखना कभी कभी ट्विटर में या सोशल मीडिया में आता है कि ये सब झूठ है, they try to put out a counter narrative, but अभी भी they want to somehow disprove or give a political color to this book. Or they never demanded citizenship for them, at least that is documented. that उनको तो फिर अपना वो अपना कोई डॉक्यूमेंट दिखाना चाहिए ना कि उन्होंने इनके लिए क्या सोचा, क्या किया। उनके स्टेट में ही सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी ना, सो दे शुड हैव डन समथिंग। वो अगर होता तो आज वो ये एविडेंस दिखा सकते थे कि देखो हमने इनके लिए ये किया। yes. वो नहीं है, इसलिए उनके बातों का तो वो वेटेज नहीं रहेगा, मतलब। और लोग जिंदा है, अभी भी वो जिंदा है जिनके साथ हुआ है। और मुझे बहुत अजीब लगता है जब मैं, क्योंकि मैं 5 साल लगा मुझे ऑलमोस्ट टू रिसर्च एंड राइट दिस बुक, तो मुझे बहुत अजीब लगता है जब लेफ्ट स्पीक्स फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड इन इंडिया, यू नो, व्हाट दे डिड व्हेन दे वर इन पावर इज हॉरिफिक। द एलीट पार्टी है वो। एनीवे, थैंक यू दीप फॉर दिस कन्वर्सेशन, और मुझे उम्मीद है कि इसको लेकर हम जो जिस तरह सोच रहे हैं, मतलब उसमें कोई पॉलिटिक्स से ज्यादा वो एक ह्यूमैनिटी और एक मतलब एम्पैथी से आया हुआ ये डिस्कोर्स है कि इनका इशू सेटल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीप। थैंक यू।